हरियाणा में इस बार लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ बीजेपी 2019 की तर्ज पर सभी 10 सीटों को जीतने के इरादों से चुनावी मैदान में उतरी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इंडिया गठबंधन के तहत बीजेपी को इस बार कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए इस बार सभी 10 सीटों को जीतने की राह आसान दिखाई नहीं दे रही है। एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि वो हरियाणा की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी, तो वहीं बीजेपी भी सभी 10 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। तो आज पीएम मोदी ने अम्बाला और सोनीपत में रैलियों को संबोधित किया। हरियाणा के अम्बाला और सोनीपत पहुंचे उन्होंने पाकिस्तान पर भी हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान के हाथ में भीख का कटोरा है, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने भारत की सेना में ही किया था। इस ट्रैक रिकॉर्ड को कांग्रेस जब तक सत्ता में रही हमेशा बनाए रखा। बोफोर्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कांग्रेसी भारत की सेनाओं को कमजोर बनाकर रखते थे ताकि विदेश से हथियार मंगाने के नाम पर मोटी कमाई कर सकें। कहने की इनकी हिम्मत देखिए। इनके एक नेता कह रहे हैं कि जो हमने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई, धारा 370 की दीवार हमने कब्रिस्तान में गाड़ दी है। ये कहते हैं कश्मीर में फिर से वो 370 को लगाएंगे, यानी फिर से आतंकवाद को खुली छूट, फिर से कश्मीर में खून खराबा। मैं हरियाणा की वीर धरती से कहना चाहता हूं, कांग्रेस वालों सुन लो, अब कश्मीर में लहराएगा तो केवल हमारा तिरंगा लहराएगा। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से संदीप सचदेवा जी और कांग्रेस पार्टी से मुकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप सचदेवा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचे हैं, यहाँ उन्होंने सबसे पहले रतन कटारिया को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने सेना को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा है कि कांग्रेस सेना के जमाने से ही घोटाले करते हुए नजर आई है। अब 10 सीटों का समीकरण जुटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंचे हैं। किस तरह अब की बार पहले प्रदर्शन को आप यहां पर दोहरा पाएंगे? देखिए, माननीय मोदी जी की गारंटी पर पूरा भारत देश विश्वास करता है जी, और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है जी, और 10 की 10 सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे जी। ठीक है मुकेश शर्मा जी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी आज हरियाणा पहुंचे, अम्बाला में भी उन्होंने जनता को संबोधित किया, तो वहीं दूसरी जगह सोनीपत में भी उन्होंने जनता को संबोधित किया, लेकिन हर जगह टारगेट पर सिर्फ कांग्रेस रहती है। अब हरियाणा में भी वो कांग्रेस को टारगेट करते हुए नजर आए। हालांकि अब की बार जो कंपटीशन है वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा टफ हो चुका है। पहले 10 में से 10 सीट बीजेपी ने जरूर जीती थी, लेकिन अब की बार समीकरण कुछ और है। आप क्या कहते हैं? सर, आप पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूंगा आपको, और सर मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले आप देख सकते थे इनका 400 पार का नारा था, जो कि अब हवाई हो गया है। आपके सामने जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है आगे, इनकी सीटें घटती जा रही हैं। तो बौखलाहट है सर। हम चाहते थे कि मोदी जी हिंदू, मुस्लिम, श्री राम जी और पाकिस्तान को छोड़कर कुछ अंबाले के लिए बोल के जाते, कुछ कह के जाते कि हम अंबाला के युवाओं को इतने रोजगार आने वाले समय में देंगे, ये रोजगार अवेलेबल करवाएंगे। ऐसा कुछ ना बोलकर उन्होंने शुरू कर दिया पाकिस्तान। आज सर पाकिस्तान भिखारी से भी बदतर हालात है उनके, कि उनका देश दिवालिया हो चुका है। आप उनके साथ भारत की तुलना करते मुझे शर्म आती है प्रधानमंत्री जी की भाषा को देखकर। और सबसे बड़ी बात है सर, किसी युवाओं को आगे आना चाहिए सर। 75 साल तो इन्होंने अडवाणी जी को भी साइडलाइन लगा दिया, जोशी जी को भी साइडलाइन लगा दिया, लेकिन अब जब मोदी जी 75 साल के होते हैं तो बीजेपी पार्टी के अपने ही संविधान क्यों बदल जाते हैं, जो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी में बहुत सारे हमारे रूल रेगुलेशन हैं,
हम नियमों का पालन करते हैं, लेकिन मोदी जी आज इतने थके हुए लग रहे थे और इतने मतलब बुजुर्ग जो कहते हैं ना उनके मुंह से नजर आ रहा था। तो सर मैं तो यही कहूंगा कि अंबाले को ना पहले कुछ दिया, और सर जो यहाँ के, हम तो यहीं के वासी हैं, हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर पर रैली थी और सुपर फ्लॉप रैली थी सर। 3-4 हजार कुर्सियां, बताओ सर, ये लेवल रह गया प्रधानमंत्री जी का कि 3,000 लोगों के लिए भी हमारे देश के और बीजेपी जो कहती है सबसे बड़ी पार्टी के नेता आज आए अंबाला में और रैली सर सुपर फ्लॉप रही। ठीक है संदीप जी, जेजेपी भी आपसे अलग हो चुकी है, ठीक है, आपके मुख्यमंत्री भी वहां से उस दौरान फिर बदल दिए गए। अब कांग्रेस आप पर कहीं ना कहीं हावी हुई तो नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार एकमात्र रोहतक की सीट ऐसी बची थी जिसमें काफी देर से रिजल्ट आया था। हालांकि आपके अरविंद शर्मा जीत चुके थे, लेकिन अब की बार वहां पर भी कंपटीशन काफी टफ दिखाई दे रहा है। लगता नहीं है कि अरविंद शर्मा अब की बार आसानी से जीत जाएंगे? ऐसा है, 2019 में भी कांग्रेस के लोग बड़े बड़े दावे करते थे हाँ कि हम सरकार बनाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे जी, क्योंकि इनको सबसे बड़ा गणित आता है। मेरा साथी अभी कह रहा था कि 3-4 हजार कुर्सियां थी, इनको गिनती गिनने में भी इनको इसका मतलब गिनती आती ही नहीं इससे ऊपर जी। वहाँ 25,000 से अधिक कुर्सियां लगी हुई थी और 50,000 से अधिक लोग वहाँ थे उस रैली में जी। और माननीय मोदी जी की रैली के बाद इनकी जो भाषा है उससे स्पष्ट हो गया है कि ये हार मान चुके हैं। जिस तरह ये कंपटीशन दिखा रहे हैं, ये कंपटीशन केवल इनके नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहा है, अन्यथा चुनाव जब आएगा तब आप देखेंगे 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेगी। ये ठीक है सर, इस बार इन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया कि हम चुनाव लड़ रहे हैं जी। पिछली बार तो चुनाव के हथियार डाल चुके थे और इंडी गठबंधन के नाम पर ऐसा ही एक हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल भी हमारे साथ है, जिसने 2 जून को अंदर चले जाना है, माँ बेटे की है वो भी। सर आप तो अपनी दुनिया को अंदर कर दोगे, सत्ता में उतर मोदी जी के पास ईडी है वो होता है ना, इनके पास प्रधानमंत्री के लेवल का कोई चेहरा है ना इनका कोई नेता है जी। और 1 जून के वक्त चुनाव समाप्त होंगे, उसके बाद इंडी गठबंधन चुनाव के रिजल्ट आने से पहले ही टूट चुका होगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन 400 पार के साथ ही आएगा। मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी यहीं रहेंगे और मेरे कांग्रेस के साथी भी यहीं होंगे। हम फिर से मिलेंगे, तब भी हम यही चर्चा करेंगे और इनको मैं गिनती भी बता दूंगा। ठीक है मुकेश जी, हिसार सीट पर तो पूरा परिवार सामने आ गया है, रणजीत चौटाला, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, तो बिल्कुल चौटाला परिवार की तो एक सीट पक्की है। अब वो बीजेपी के खाते में जाए या कांग्रेस या जेजेपी के खाते में जाए? नहीं सर, वो तो ये इनका गठबंधन है ना सर, हमारा नहीं है। ये तो चौटाला परिवार देखेगा, हमने उनसे क्या लेना। हमें ये पता है कि हम बड़ा बखूबी लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जाके लड़ रहे हैं और मेरे सचदेवा जी बहुत आदरणीय है, मेरे से बड़े हैं। तो मैंने इनसे यही बोला, अंबाला के लिए क्या करके गए मोदी जी? आप ये देखिए ना, 400 सीटें, हवाई बातें। सर हमने हवाई बातें नहीं करनी, हमने मुद्दों की बात करनी है कि अंबाला के लिए क्या करके गए हैं। 10 साल पहले आज तक आए नहीं, 10 साल बाद अगर वो चुनाव में आए हैं और उसके बाद भी इधर उधर की बात करके चले गए। जहां सबसे ज्यादा बाढ़ग्रस्त रहता है सर अंबाला के लिए क्या बोल के गए? इंडस्ट्रियल एरिया में हजारों लाखों करोड़ का नुकसान हुआ, कई सौ सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ, हमारे यहाँ घरों का नुकसान हुआ सर। आज 8-9 महीने हो गया, कोई पूछने वाला नहीं, ना पूछने आने वाला। अगर आप ये बताओ इन्होंने क्या किया, उसके बाद भी इतना नुकसान होने के बावजूद भी क्या किया? अंबाला के लिए क्या किया? पंचकुला के लिए क्या किया? आप पूरे जिले की बात करें, मुलाना की बात करें, सडोरा की बात करें, कौन सी इंडस्ट्री इन्होंने लगाई? कितने युवाओं को रोजगार दिए? आप बताएं, आज कितनी सरकारी नौकरियां खाली हैं, लेकिन उसके ऊपर बात करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। बात करो आप दिल्ली की, ये बॉम्बे की करते हैं। आप ये कहते हैं 2014 के बाद चांद दिखने लगा था जी। मतलब इनके बात फैक्ट की बात नहीं होती, हवाई बातें। अगर ग्राउंड की आज देखिए तो ये वही बीजेपी पार्टी है जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, जो 20 कंपनियों से चंदा खाते हैं, जो पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा खाते हैं। सर आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाइना अगर किसी को निर्यात करता है तो वो भारत को करता है सर। सब कुछ अगर हमारे देश में आ रहा है तो वो चाइना से आ रहा है। इसमें जवाब दें। जो कहते थे लाल आंख दिखाएंगे। ठीक संदीप जी, प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा में जाकर अब किसानों के लिए भी क्या कुछ किया है और क्या कुछ आज कहा, वो भी सबके सामने रहा। हालांकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए एमएसपी पर कानून बनाने की बात जरूर कही है,
लेकिन उधर बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कानून तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहा है कि किसानों की आय दोगुनी और जो पैदावार है उसको बढ़ाया जाएगा। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार के आंकड़े कह रहे हैं जी कि केंद्र सरकार, हाँ। मोदी जी की सरकार कितनी फसलों पर एमएसपी दे रही है। जी अगर हम मुद्दों की बात करें तो ये कांग्रेस के जमाने के आंकड़े रख दें। 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने कितने फसलों पर एमएसपी दी जी और 14 से लेके आज तक मोदी सरकार कितनी फसलों पर एमएसपी दे रही है। कब इन्होंने किसान सम्मान निधि दी? किसान सम्मान निधि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार दे रही है। हरियाणा में कितनी फसलों पर एमएसपी मिल रही है? वो केंद्र सरकार को हरियाणा सरकार कर रही है। मंडियों में भावांतर योजना किसने चलाई? वो भाजपा सरकार ने चलाई, ताकि किसान की अगर फसल ज्यादा है और बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल रहा तो उचित मूल्य पर किसान को उसके भावांतर का जो भाव है वो सरकार दे। ये सारी जन कल्याणकारी योजनाएं भाजपा सरकार तभी तो किसान 4 महीने हो गए हैं हाईवे बंद करके बैठे, बंदूक रखकर उनके नाम पर राजनीति करके उनको बरगला रहे हैं जी। कुछ किसान भाई इनके बहकावे में आकर इनके साथ मिल जाते हैं। अन्यथा एक आम किसान से आप जाकर पूछो, जो किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता, उसको पूछो कि मोदी जी की सरकार अच्छी है या कांग्रेस की, वो 1 मिनट में कहेगा कि मैं मोदी जी का समर्थक हूँ और मोदी जी को वोट डालूंगा। तो इसलिए सिर्फ कह देने मात्र से नहीं होता। बाला के लिए राफेल कहाँ आया? बाला में आया। सुरक्षा किसकी बड़ी? देश की बड़ी। सर पहली बार आए हैं क्या राफेल? इससे पहले मिग भी आए हैं तो कोई भी आए हैं, आए नहीं क्या बाला में सर पहले? क्या इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं? पहले सर 2014 से पहले कुछ आया ही नहीं। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि 2014 के बाद ही दुनिया बसी है सर, 2014 के बाद ही श्री राम जी आए हैं। 14 के तो आप ही कह रहे हो कि राफेल आया, तो उससे पहले तो कोई विमान आया, मिग विमान आया सर, वो यही आया है। भारतवासियों का मान और एयरपोर्ट जिस पे लैंड कर राफेल वो हमने बनाया है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया सर। भारत का झंडा लेकर पाकिस्तान के लोगों ने भी अपनी जान बचाई। भारत के बच्चों के लिए युद्ध रोका गया, बांग्लादेश के बच्चों के लिए युद्ध रोका गया। पर फिर जयशंकर जी ने ये बयान क्यों दिया कि हमारा ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है कि जिसमें युद्ध रुकवाने तक की बात हो। ये बातों में अच्छा लगता है सर, अगर प्रैक्टिकल आपके जो विदेश मंत्री हैं वो प्रैक्टिकली ये बात बोलते हैं कि हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आप जो मर्जी बोलते रहो कि झंडा लेके बचाया वैसे बचाया। संदीप जी पिछले 1 साल से युद्ध कर रहे हैं संदीप जी, उन्होंने अपना युद्ध रोका। संदीप जी यहाँ पर तो ये छोटी बात है? संदीप पूरे जी विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है। चलिए ठीक है। 60 कंट्रियों में भारत के लोगों को डायरेक्ट वीजा से एंट्री नहीं लेनी पड़ती, डायरेक्ट ऑन स्पॉट वीजा है। ठीक है, जो पहले 12 कंट्रियों में मिला करता था। सुन लीजिए, भारत के लोगों का मान सम्मान विदेशों में बढ़ रहा है। जो भारत पहले विदेशों से हथियार मंगाता था, मेरी बात सुनो ना, इसमें सबसे ज्यादा युवा हमारे पास है। कितना फर्क है? अगर हम उनको सही नौकरी, उनको व्यापार नहीं खोल के देंगे, चलिए ठीक है, वो किस पास से जाएंगे? आज ये अपनी योजना की बात करते हैं, 4 साल की फौज की नौकरी करती है। सुन लीजिए, आप बताओ, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ऐसे लड़के से कोई परिवार शादी करना चाहेगा जिसकी नौकरी पक्की ना हो? ठीक है संदीप जी, यहाँ पर सवाल ये बनता है, संदीप सुन लीजिए, लोग अग्निवीर योजना में जा रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए। कौन कर रहा है सर? मेरी बात सुनो, इसका विरोध सबसे ज्यादा युवा कर रहे हैं सर। आपके हरियाणा प्रदेश में इतने पेपर लीक होते हैं, रिजल्ट बाद में आता है, पेपर लीक हो जाता है, ओवर एज हो चुके हैं बच्चे, सुसाइड कर रहे हैं। युवा सबसे ज्यादा हमारे देश में, जिस देश के पास इतना युवा है और युवा अपना 2 गज का प्लाट, 1 किल्ला जमीन बेचकर फौरन जा रहा है, दीवारें चाप रहा है अमेरिका की। आज वो इस देश में हो रहा है। संदीप जी, यहाँ पर सवाल यह बनता है कि पिछली बार का प्रदर्शन आप इस बार कैसे दोहराएंगे? आपकी साख दांव पर लगी है, 10 में से 10 सीट जीतना अब की बार काफी ज्यादा मुश्किल है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मुश्किल नहीं है, ये बात तो केवल हवाई के बातें हैं। पता है भारतीय जनता पार्टी ने जन कल्याण की योजनाएं चला रखी हैं जी, और जब उनका रिजल्ट आएगा, आम आदमी जो सुख शांति समृद्धि का जीवन चाहता है, फंडिंग लेने की, उन सबको पता जो है ये इलेक्ट्रोल बोर्ड से काला धन लेते हैं जी, ये काला धन जो चारों तरफ फैलाया हुआ है, आज एक रैली पे किस प्रकार लाभान्वित कर रहे हैं। मुकेश जी सुन लीजिए, मुकेश जी बात पूरी हो जाने दीजिए, मुकेश जी बात पूरी हो जाने दीजिए संदीप जी के। इसलिए इनके पास ये बताएं, केंद्र की आयुष्मान योजना का लाभ जो लोगों को मिल रहा है वो कैसे मोदी जी को वोट नहीं देंगे? किसान सम्मान निधि जो मिल रही है वो कैसे मोदी जी को वोट नहीं देंगे? अग्निवीर योजना के तहत
जो नौजवान को नौकरी मिल रही है वो कहते मोदी जी को वोट नहीं देंगे। धारा 370 हटने के बाद हमें कश्मीर में जाके व्यापार करने का अधिकार मिल रहा है, हम कैसे लोग मोदी जी को वोट नहीं देंगे। ट्रिपल तलाक खत्म होने के बाद मुस्लिम बहनों को जो मानव सम्मान की जिंदगी मिली है वो कैसे मुस्लिम बहनें मोदी जी को वोट नहीं देंगी। लाखों करोड़ों शौचालय जो बनाए मोदी जी ने, जिससे माँ बहनों की इज्जत सुरक्षित हुई, वो माँ बहनें क्यों नहीं मोदी जी को वोट देंगी। अच्छा संदीप जी, एक बात बताइए, आपकी सरकार से पहले क्या कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं किया था? आपकी सरकार से पहले कांग्रेस ने क्या कुछ काम ही नहीं किया था? कांग्रेस बताए ना क्या काम किया कांग्रेस ने जी। ये जिम्मेदारी तो कांग्रेस की है। हाँ। हाँ। हम तो अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। हाँ। अगर कांग्रेस के पास अपनी उपलब्धियां है तो ये बताएं, जिसके बाद दम पर ये वोट मांगे। हाँ। हम अपनी उपलब्धि पे दम पर वोट मांगे हैं। हमने सड़कें बनाई, हमने हवाई जहाज बनाए, हमने हवाई जहाज यात्रा सस्ती की, हमने महिलाओं के सम्मान का काम किया, हमने शिक्षकों के सम्मान का काम किया। अच्छा, हमने पूरे हमारे पास तो कहने को है, कांग्रेस बताए इनके पास कहने को क्या है। नहीं, अगर यही बात आते हैं कि भाई जनता के लिए हमने इतना कुछ किया है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उत्तर प्रदेश में जनता से बोला है कि बीजेपी आपको 5 किलो राशन दे रही है, हम 10 किलो राशन देंगे, तो क्या जनता कांग्रेस की तरफ चली जाएगी? मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब कांग्रेस ये तो मानती है ना कि बीजेपी जो राशन की योजना चल रही है वो सही है। उसी लक्ष्य कदम पर कांग्रेस लगे बढ़ना चाहती है। या तो कांग्रेस कहती नहीं दी है राशन की योजना गलत है, हम कोई नई योजना लेके आएंगे, तब तो बात मानते हैं। राशन की योजना जो गलत है, देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, कितना डिफरेंस पैदा हो रहा है बीच में। गरीबों की संख्या बढ़ रही है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़े, वो कौन सा विश्व गुरु है सर? आज भी लड़ाई नहीं तो मुकेश जी, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खुद ऐलान कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि हम 10 किलो राशन देंगे, और प्रियंका गांधी एक तरफ कहती हैं कि राशन से युवाओं का भला नहीं होने वाला। बिल्कुल सर, इनको हमें आर्थिक स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी ना सर। अब मेरी बात सुनो, अगर अंबानी अडानी के हजारों लाखों करोड़ के अगर लोन माफ हो सकते हैं, तो जो लोन माफ कर वो हम किसानों को क्यों नहीं दे सकते, वो हम गरीबों को क्यों नहीं दे सकते सर? जो डिफरेंस इतना जा रहा है, आज जैसे जी बोल रहे हैं, तो इनसे पूछिए 2009 की इतनी आर्थिक मंदी थी, तो उसमें मनमोहन सिंह की सरकार, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था थी, हमारा देश नंबर 2 पे उस समय जा रहा था कि जब आप दर देख सकते थे हमारे पे मंडी का सभी पड़ा था। आज बेंगलोर में आते हैं, आज गुड़गांव में आते हैं सर, IT का हब है, वो 2014 के बाद नहीं बना, मेट्रो 2014 के बाद नहीं बनी, एयरपोर्ट 2014 के बाद नहीं बने, जहां पर सचदेवा भी पड़े हैं तो स्कूल कॉलेज 2014 के बाद नहीं बने। ये कोई बात नहीं होती कि बिना नींव के ऊपर बिल्डिंग बन जाए, ये तो नींव को ही भूल चुके हैं कि कोई नींव भी थी, हवा में बिल्डिंग बन जाती है। ये कहते 2014 से पहले क्या हुआ है, 2014 से वो पहले वही हुआ है। इसलिए आपने चांद में जो भेजा ना यार, इसको 2014 से पहले का ही था। IIT, IIM, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, बुलेट ट्रेन, ये बातें जो है इन्होंने बुलेट ट्रेन भी करी। आप बताए एक भी ट्रेन का डिब्बा भी बना है यहाँ? ठीक है संदीप जी, मुकेश जी का कहना है जिन प्रोजेक्ट पे आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ये कांग्रेस के ही प्रोजेक्ट हैं, सिर्फ काम आपने किया। कांग्रेस ने अगर एक IMD बनाया तो हमने 10 बनाए। हमारा कहने का भाव ये है कि कांग्रेस के समय में इनके प्रधानमंत्री मानते थे, वो 1 रुपया बेचते थे तो 85 पैसे खा जाते थे, 15 पैसे पहुंचे थे। इसलिए काम नहीं होता था। हम हजारों करोड़ के मालिक हैं, तो वो पैसा कहाँ से आया? आज उनकी टीम में हजारों, आज वो करोड़ों की मालिक इनके विधायक, कांग्रेस के पास क्या उपलब्धि है? आज इनके जो हरियाणा के विधायक हैं उनके पास 10-10 कोटियां कहाँ से आती? आज 3रे नंबर पर है, 5वें नंबर पर है, और बहुत जल्द 3रे नंबर पर होगी। क्या होगी सर? क्या उपलब्धि नहीं है? देखिए संदीप जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने भी ये बात बोली है कि अगर किसी की भी सरकार आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, फिर भी भारत अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर पर आ ही जाएगा। आएगी सर, क्योंकि 3रे नंबर पे है। सबसे ज्यादा युवा हमारे पास है सर, आज इस देश के पास सबसे ज्यादा युवा है सर। आएगी क्योंकि हमारे पास कांग्रेस के पास अपना ना तो कोई विजन है, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है। हमारी बात को मानने लगे क्योंकि मोदी जी ने विकसित राष्ट्र
सपना दे दिया। मोदी जी कह रहे हैं मैं 2047 तक पूरे विकसित राष्ट्र की सर मोदी तो एक महीने पहले अपना देश को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मोदी जी को 75 साल में मोदी बने। अब मोदी जी को 2080 में ये प्रतिमा में ऐसे थोड़ी होती है। संदीप जी, अगर मैं आपको संदीप जी केजरीवाल जब जेल से बाहर आए थे, जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा था कि मोदी जी सितंबर में अगले साल 75 साल के हो जाएंगे तो बीजेपी के पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से सफाई आ रही है कि नहीं, 2029 के इलेक्शन में भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर मोदी जी रहेंगे, उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या आप नियम बदल चुके हैं? कौन से नियम? आपके नियम जो अडवाणी जी के थे, जो 75 साल का जो नियम था। भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल के बाद हम किसी को हटा देंगे या बढ़ा देंगे जी, आपके है ना सर। अलावा बातें कर रहे हैं। अगर ये हमारे परिवार का कोई मुद्दा है, आपने इलेक्शन नहीं करवाया, आपने क्यों मुद्दे में और मोदी जी से लड़ती है या भारतीय जनता पार्टी से लड़ती है जी? ये पहले ये स्पष्ट करें कि ये मोदी जी के 75 साल होने से कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए नहीं, ऐसा तो है नहीं कि अकेले मोदी जी ही हैं, और भी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, अमित शाह हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। जिन्होंने आपसे बैट नहीं पकड़ा, जिनको क्रिकेट का पता नहीं है, कभी भी कर दिया तो मैं कहता हूँ युवा आए बीजेपी में जो 40 मैं चाहता हूँ युवाओं की पता चले उसको, युवा के क्या चलता है आज के समय में जो सुसाइड कर रहे हैं। आज देश में नंबर 1 पे बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है। आज लूट खसोट नशा हरियाणा में है सबसे ज्यादा। आज 4 महीने से नेशनल हाईवे बंद पड़ा है। देश के इतिहास में 70 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सबसे पुराना नेशनल हाईवे 4 महीने तक बंद हो, ट्रेनें बंद हो। सरकार कहाँ है? लोगों के व्यापार सपोर्ट नहीं यहाँ पर। कपड़ा मार्केट से पूछिए जाके, किसानों ने आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रवोक करके गुमराह करके बिठा रखा है। तो आप उनको सही कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी की हमारे किसान भाइयों को गुमराह करके 1 तारीख के बाद आप उनसे बात करें ना, धरना लगाकर बैठे। मुझे पूरी आशा है कि किसान साथी इस धरने को समाप्त कर देंगे। बात नहीं कर सकता। संदीप जी, उनके परिवार आप दोनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा। समय कम है और आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हरियाणा की जो 10 सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर जरूर दिखाई दे रही है। पिछली बार बीजेपी ने 10 में से 10 सीट जीतकर अपना परचम लहराया था, लेकिन अब की बार समीकरण बदल चुके हैं और हर सीट पर कांग्रेस की तरफ से भी दिग्गज प्रत्याशी उतारे गए हैं। क्या होगा इन सीटों का नतीजा, वो आने वाले चुनावों में पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज।